जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। आपको पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना है, क्योंकि इस क्लास में पूरे 50 प्रश्न लिए गए हैं। ये आपका पूरा का पूरा एक प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। जिस तरह से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा ना, सेम उसी तरह से इस क्लास में सभी प्रश्न लिए गए हैं। 25 प्रश्न जीके के रहने वाले हैं, 12 प्रश्न साइंस के रहने वाले हैं और 13 प्रश्न मैथ के रहने वाले हैं। तो आप लोगों को पूरा 50 प्रश्नों को देखना है और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना है कि इन 50 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और इससे पहले जो आप लोगों का क्लास हुआ था तो उसमें मैं आप लोगों से बोला था कि ये जो कथक है ये कहाँ का लोक नृत्य है या शास्त्रीय नृत्य है। तो काफी सारे दोस्त कमेंट किए हैं। एक भाई साहब हैं दीपक फौजी बिहार, तो इसके पहले वाले क्लास में भी मैं इन्हीं का कमेंट देखा था और आज भी मैं इन्हीं का कमेंट देखा हूं, क्योंकि ये पूरा विस्तार से लिखे हैं। मेरे भाई जो कथक कली है वो केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। लोक नृत्य नहीं, शास्त्रीय नृत्य है। देखना, ध्यान देना आप सभी साथी। और वहीं कथक कली के जगह अगर जैसे आपका कथक आ जाएगा तो ये आपका उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। दोनों आप लोग याद रखना। अगर कथक कली आ जाएगा तो केरल हो जाएगा, ठीक है। देखो, कली आएगा तो केरल हो जाएगा और सिर्फ कथक रहेगा तो ये उत्तर प्रदेश रहेगा। और दोनों आप लोगों का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पेन और कॉपी लेकर बैठना मेरे भाई। वैसे तो पेपर देने के लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा, यहां पर मैं 40 से 45 मिनट का टाइम ले सकता हूं क्लास समाप्त करने के लिए। इससे पहले जो मैं प्रैक्टिस सेट लाया था ना तो पूरा 1 घंटा से अधिक टाइम ले लिया था, लेकिन आज कोशिश करूंगा कि 40 से 45 मिनट के अंदर में सारा क्लास आपका हो जाए, ठीक है ना। और अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये ई बुक आप लोग अभी ले लो, क्योंकि अब आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं देखता हूं कुछ लोग जब पेपर का 4-5 दिन बचता है तब जाकर ई बुक लेते हैं, तो उस टाइम फायदा नहीं मिलेगा मेरे भाई। अभी आप लोग ये पीडीएफ ले लो और पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लो और अच्छे से 10-15 दिन में पूरा अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना। क्योंकि जीके जीएस इससे बाहर नहीं जाएगा। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है, फिर पेड कोर्स में आना है और आपको यहाँ सिर्फ 79 रुपए पे करना है। जैसे ही आप 79 रुपया परचेज करोगे तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा गया रहेगा नेवी एमआर ई बुक, ठीक है ना। तो वहां पर आप लोगों को सिर्फ 79 रुपया जब पे करोगे तो ये पीडीएफ आपके मोबाइल में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर एप्लीकेशन से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके जैसे इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। और जो भी आपके पास 10-12 दिन का टाइम बचा हुआ है तो इतने में पूरा आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। क्योंकि नेवी एमआर का जो ऑफिशियल सिलेबस है, जितना भी चैप्टर का नाम दिया है, प्रत्येक चैप्टर के सभी प्रश्न बहुत विस्तार से इसमें दे दिए गए हैं। काफी सारे दोस्त एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से इस ई बुक को लेकर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, तो आप भी यहां से पेपर का तैयारी कर सकते हो। चलो अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं और अच्छे से सभी प्रश्नों को देखते हैं। रत्नागिरी बंदरगाह कहां पर है, जल्दी से बताओ, मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। याद रखना जो रत्नागिरी बंदरगाह है ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। और महाराष्ट्र में आप लोगों का बोल देगा नहावा सेवा बंदरगाह कहां पर है, तो ये भी आपका कहां पर है मेरे भाई। अगर नहावा सेवा बंदरगाह बोल देगा तो वो आपका महाराष्ट्र में ही हो जाएगा। और आपका मुंबई बंदरगाह बोल देगा तो ये भी कहां पर हो जाएगा, ये भी मेरे भाई महाराष्ट्र में ही हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, आप लोग को अच्छे से पता होगा। और अगर मुर्मू गांव बंदरगाह बोल देगा तो कहां पर हो जाएगा मेरे भाई, अगर मुर्मू गांव बंदरगाह बोल देगा तो ये आपका गोवा हो जाएगा। याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। और कोची बंदरगाह कहां पर हो जाएगा, आपके पेपर में पूछा जाएगा जो आपका कोची बंदरगाह है ये कहां पर हो जाएगा मेरे भाई। कोची बंदरगाह केरल में हो जाएगा। और पारादीप बंदरगाह कहां पर हो जाएगा, तो मेरे भाई पारादीप बंदरगाह जो है ना ये आपका ओडिशा में हो जाएगा। याद रखना, ज्यादा टाइम मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। इसका राइट आंसर बताओ, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है मेरे भाई। जलप्रपात से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, बंदरगाह से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, तो बताओ भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है मेरे भाई। जितने भी साथी कुंचिकल जलप्रपात बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। अगर पेपर में पूछ देगा कि ये जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात, तो ये किस राज्य में स्थित है, तो ये मेरे भाई कर्नाटक के शिमागो जिला में स्थित है, ठीक है ना। याद रखना आप सभी
सभी साथी, ये कहाँ पर है? कर्नाटक के शिमागो जिला में स्थित है। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए मेरे भाई। इसके बाद यहाँ पर आपका हुंडरू जलप्रपात दिया है, तो ये जो आपका हुंडरू जलप्रपात दिया है ना, ये सबसे छोटा जलप्रपात है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, याद रखना आप सभी साथी। और ये जो आपका दुदुमा जलप्रपात दिया है, अगर पूछ देगा कि दुदुमा जलप्रपात किस राज्य में है, तो ये आपका ओडिशा में है। यहाँ पर आप लोगों को ओडिशा लिख लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को क्या लिख लेना है? ओडिशा लिख लेना है, याद रखना आप सभी साथी। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? मेरे भाई ये जो बांध शब्द लिखा गया ना, 100% यहां से आपके पेपर में प्रश्न पूछेगा, तो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। बांध को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि बांध से एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। अगर आप मनाओगे कि भाई बांध से प्रश्न ना पूछा जाए, तभी भी पूछा जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का प्रश्न उठाकर देख लेना, यहां से प्रश्न पूछा ही जाता है मेरे भाई। तो जल्दी से बता दो कि निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आपका गोदावरी नदी दिया है, मंजीरा नदी दिया है, नर्मदा नदी दिया है और झेलम नदी दिया है। जल्दी से बताओ। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये भी आप लोगों को कमेंट में बताना है। सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ये भी आप लोगों को कमेंट में बताना है मेरे भाई। जितने भी साथी मंजीरा नदी बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। मंजीरा नदी इज राइट आंसर। जो आपका यहां पर बोला गया है निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो ये मंजीरा नदी पर है। अगर पेपर में पूछ देगा ये मंजीरा नदी किस राज्य में है, तो मेरे भाई जो मंजीरा नदी है ना, ये आप लोगों का तेलंगाना में है, याद रखना आप सभी साथी। और पेपर में कैसे प्रश्न पूछा जाता है? पेपर में पूछा जाता है कि जो सरदार सरोवर बांध है ये किस नदी पर है, तो मेरे भाई सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है, याद रखना आप सभी साथी। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये मेरे भाई टिहरी बांध है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और ये कहां पर है सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध? तो ये मेरे भाई कहां पर है? ये आप लोग का है उत्तराखंड में, याद रखना आप सभी साथी। यूके में है, उत्तराखंड में है, याद रखना आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में विस्तृत है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर काली मिट्टी हो जाएगा। टाइम को देखते हुए चलना है, नहीं तो क्लास ज्यादा लंबा हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी, देखो मिट्टी 8 प्रकार का होता है मेरे भाई। मिट्टी का प्रकार कितना होता है? तो मेरे भाई मिट्टी का प्रकार 8 होता है, ठीक है ना। 8 प्रकार के मिट्टी के बारे में मैं ई बुक में दे दिया हूं, देख लेना। ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में जो ई बुक है ना, उसका प्राइस भी सिर्फ 89 रुपया रखा हूं। और इस ई बुक में पूरा मिट्टी के बारे में अच्छे से लिख दिया हूं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं वो भी डाल दिया गया है, तो आप लोग देख लेना। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, चोलामू झील कहां पर स्थित है? ये जो आपका चोलामू झील है ये कहां पर स्थित है? जल्दी से बताओ आप सभी साथी। मेरे भाई जो चोलामू झील है ना, ये सिक्किम में स्थित है, याद रखना आप सभी साथी। जितने भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। अगर पेपर में पूछ देगा कि लोनार झील कहां पर स्थित है, क्या पूछ देगा? अगर लोनार झील पूछ देगा ना, तो मेरे भाई जो लोनार झील है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। और जो रामगढ़ ताल जो है ना, ये कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में है, याद रखना। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में रामगढ़ जो ताल है, तो ये कहां पर है मेरे भाई? देखो ताल ताल आता है तो सभी ताल वो उत्तराखंड में होता है। जब ताल आएगा तो हम लोग जान जाएंगे कि वो उत्तराखंड का बात किया जा रहा है। लेकिन यही बस आपका रामगढ़ ताल होता है जो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। और आपका सूरज ताल झील कहां पर है? वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। सूरज ताल झील कहां पर है? याद रखना आप सभी साथी। मेरे भाई अगर सूरज ताल झील बोल देगा ना, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और सूरज के साथ साथ चंदा अगर चंद्र ताल झील बोल देगा, तो वो भी आप लोगों का क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। मतलब सूरज और चांद दोनों में से कोई भी आगे, जैसे सूरज ताल झील या चंद्र ताल झील अगर ये बोल देगा, तो ये आपका कहां हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। रामगढ़ ताल कहां है? उत्तर प्रदेश। लोनार झील महाराष्ट्र में है। चोलामू झील कहां पर है? ये सिक्किम में है, याद रखना। गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। अभी तो मैथ भी देखना है, साइंस भी देखना है, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी पर स्थित है? जल्दी से बताओ मेरे भाई। ये जो केदारनाथ है ना,
केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी पर है? मंदाकिनी। जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, मंदाकिनी इज राइट आंसर। केदारनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है किस नदी पर है? तो वो मेरे भाई मंदाकिनी नदी पर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय पर्वत की प्रमुख शिखर निम्न में से कौन सा है? हिमालय पर्वत को मैं बहुत अच्छे तरीके से एप्लीकेशन में कराया हूं, ठीक है ना। तो हिमालय पर्वत से रिलेटेड आपके पेपर में प्रश्न पूछेगा, जल्दी से बता दो। हिमालय पर्वत की प्रमुख शिखर निम्न में से कौन सा है? मेरे भाई माउंट एवरेस्ट भी हिमालय पर्वत का प्रमुख शिखर है, कंचनजंगा भी है, मकालू भी है, धौलागिरी भी है। तो ये सभी आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। जितने लोग बता रहे हो राइट बता रहे हो। चलो आपका नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान पानी को अधिकार, यहां पर बोला है पानी को अधिकार किसके अधिकार का हिस्सा माना जाता है? तो जल्दी से आप लोग बताओ। ये मेरे भाई जीवन हो जाएगा, ठीक है ना। जो पानी का अधिकार है ये जीवन से रिलेटेड है। जितने भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हो राइट बता रहे हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यकारी का एक उदाहरण है? तो जल्दी से बताओ कौन राजनीतिक कार्यकारी का एक उदाहरण है? आयकर आयुक्त, जिला कलेक्टर, प्रधानमंत्री और पुलिस अधीक्षक। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तुरंत बता दोगे कि ऑप्शन सी होगा, प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? जल्दी से बताओ मेरे शेरों कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर जितने भी साथी हरिशेर बता रहे हो, ऑप्शन बी बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे ये कौन थे? ये हरिशेर थे। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहां पर हुआ? मेरे भाई कब हुआ ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? स्थापना कब हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। स्थापना भी आपको पता होना चाहिए, स्थापना कब हुआ और कहां हुआ दोनों आपको पता होना चाहिए। तो 1906 में हुआ। और कहां पर हुआ? तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ, ठीक है ना। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहां पर हुआ? बांग्लादेश का राजधानी ढाका में हुआ। स्थापना 1906 में हुआ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगने वाला समय लगभग क्या है? वैसे तो 27.3 दिन गूगल पर दिखाएगा, लेकिन किताबों में देखोगे तो 28 दिन दिखाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग 28 दिन जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, कोई शक वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में मानसून के लौटने का मौसम पतझड़ की अवधि क्या है? देखो अच्छा प्रश्न है, दिमाग लगाओगे थोड़ा सा बता दोगे। और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछेगा। और आज से आपका एडमिट कार्ड भी निकलना है ना, तो देखते हैं कब से आपका एडमिट कार्ड निकलता है। अगर पेपर, वैसे तो काफी सारा यूट्यूब पर वीडियो बनाया गया है कि पेपर रद्द होगा, ये होगा, वो होगा, हेन तेन लमटेन बहुत सारी चीजें बताया गया है। लेकिन मेरे भाई आज क्लियर हो जाएगा। जैसे ही क्लियर होगा मैं आपको वीडियो बनाकर सारी चीजें बता दूंगा, तैयार रहना आप लोग। भारत में मानसून के लौटने का मौसम पतझड़ की अवधि क्या है? जल्दी से बताओ। तो अक्टूबर से नवंबर हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर जल्दी से बता दो। बोला है डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई एक होता है। तो ये मेरे भाई क्या होता है? पिक्सल होता है। जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हो राइट बता रहे हो। डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो ये आपका पिक्सल होता है। याद रखना आप सभी साथी। देखना अगर आपका 30 से अधिक प्रश्न सही होगा तो आपका तैयारी अच्छा है। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? मेरे भाई 2000 में जीती थी। कौन जीती थी? सन 2000 ईस्वी में जीती थी। और ये कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है ना। इनका संबंध किससे है? भारोत्तोलन से है। भारोत्तोलन से है। आप सभी साथियों को कई बार मैं आपको बताया हूं। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है, ठीक है ना। इनका संबंध किससे है? भारोत्तोलन से है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? मेरे भाई अगर प्रथम प्रधानमंत्री पीएम बोलेगा तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, और रक्षा मंत्री बोलेगा तो बलदेव सिंह हो जाएगा। भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो मेरे भाई ये बलदेव सिंह थे। याद रखना आप सभी साथी, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। भारत में कोरियाई निवेश को बढ़ावा तथा सुगम बनाने के लिए भारत तथा दक्षिण कोरिया द्वारा प्रारंभ किए गए पहल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? मेरे भाई इसका राइट आंसर जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो, कोरिया प्लस इनिशिएटिव बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। कोरिया प्लस इनिशिएटिव जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। तो एक दो प्रश्न ऐसे भी आपके पेपर में टपकेगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना। जैसे मैं प्रश्न कराता हूं ऐसे ही आपके पेपर में पूछेगा। ये सारा प्रीवियस ईयर का प्रश्न कराता हूं मेरे भाई, ये कभी
कभी ना कभी नेवी एमआर के पेपर में पूछा गया है। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, पाकिस्तान के साथ युद्ध के मामले में अभी भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है, तो भारत पाकिस्तान के साथ कितना युद्ध हो चुका है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना मेरे भाई। भारत पाकिस्तान के साथ कितना युद्ध हो चुका है, तो अभी 4 युद्ध हो चुका है। एक आपका 1947 में हुआ था, ठीक है ना, और आपका दूसरा कब हुआ 1965 में हुआ, और तीसरा कब हुआ 1971 में हुआ, और चौथा कब हुआ 1999 में हुआ, ठीक है ना। और अभी कितना 2025 में अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन भारत पाकिस्तान के साथ इतना बार युद्ध हो चुका है, याद रखना आप सभी साथी। 1971 में आपका शिमला समझौता हुआ, जो 1971 में युद्ध हुआ ना, शिमला समझौता हुआ। और जिब्राल्टर ऑपरेशन बोलेगा 1965 में हुआ। और कारगिल जो आपका विजय है ना, तो मेरे भाई विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, तो वो आपका 1999 से वो रिलेटेड करता है। यहाँ बोला गया है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध के मामले में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा विकसित सैन्य सिद्धांत का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप सभी साथी बता दो मेरे भाई। इसका राइट आंसर जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हो, ठंडी शुरुआत बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्तियां हैं और सभी सेवाएं प्रदान करती है, तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ मेरे शेरों। जितने भी साथी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बता रहे हो, जनता बता रहे हो, राइट बता रहे हो। किस क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्तियां हैं और सभी सेवाएं प्रदान करता है, तो जनता इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैर कानूनी रूप से किसी सरकार को उखाड़ फेंकना है, तो गैर कानूनी रूप से किसी सरकार को उखाड़ फेंकना है, ये आपका तख्ता पलट हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है, तो जल्दी से बताओ मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो, गवर्नर बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, गवर्नर इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। अभी साइंस भी आना है, मैथ भी आना है, इसलिए एक प्रश्न पर बहुत ज्यादा टाइम लगाने का जरूरत नहीं है। इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ। चंद्र मौर्य का पुत्र कौन था, तो बिंदुसार था। चंद्र मौर्य का पुत्र कौन था, बिंदुसार था, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। चंद्र मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। नेक्स्ट है कि 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर को, यहाँ बाबर रहेगा, ठीक है ना, यहाँ बाबर आप लोग कर लेना। बाबर किसे हराया था, तो मेरे भाई बाबर किसे हराया था, बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था ना, तो मेरे भाई राणा सांगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो, राइट बता रहे हो। नेक्स्ट है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा, यहाँ पर महाद्वीप हो जाएगा। देखो टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसका आप लोग बताओ। और देखो एप्लीकेशन में ना फ्री मॉक टेस्ट कल डाला गया था एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में, तो फ्री वीकली टेस्ट में जाना, वहां से नेवी एमआर के लिए फ्री मॉक टेस्ट डाला गया है, उसको लगा लेना। और अगर पेड मॉक टेस्ट चाहिए तो सिर्फ 49 रुपये में एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में जाना, सिर्फ 49 रुपये में आपको 15 मॉक टेस्ट मिल जाएगा। पेपर देने जाने से पहले अगर पेपर को लेकर सीरियस हो तो ये मॉक टेस्ट लगा कर जाना, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाओगे तो टाइम मैनेज करना आएगा, ठीक है ना। जैसे लगेगा कि आप पेपर में बैठे हो और 30 मिनट का टाइम है, कैसे टाइम समाप्त होगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। चलो, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, जितने भी साथी उत्तरी अमेरिका बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। और आपका पहला तो पता ही है कि एशिया महाद्वीप है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के नाम पर रखा गया एकमात्र यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना, एकमात्र महासागर है, तो किस देश के नाम पर रखा गया एकमात्र महासागर है, इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर आपका हिंद महासागर हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हो, राइट बता रहे हो। अभी 25 प्रश्न जीके का समाप्त हो गया। अब साइंस के प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर मैथ के प्रश्नों को देखेंगे। पूरा 50 प्रश्न में से आपको अपना स्कोर बताना है। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तो ये मेरे भाई लाल हो जाएगा, ठीक है ना। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अगर बोल देगा प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य कम होता है, तो वो आपका बैगनी हो जाएगा, ठीक है ना।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है ऊष्मा का मात्रक कैलोरी बराबर होता है। तो जो ऊष्मा का मात्रक होता है वो कितने कैलोरी बराबर होता है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। जितने भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हो, देखो गूगल पर सर्च मारोगे तो 4.3 जूल ऐसे कुछ दिखाएगा, लेकिन किताब में 4.18 जूल दिखा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी बराबर होता है, कितने कैलोरी बराबर होता है, तो मेरे भाई 4.18 जूल हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है यदि रडार से वायुयान तक रेडियो तरंग के आने जाने में 10 पर 3 घात -3 घात सेकंड का समय लगता है, तो वायुयान की दूरी है। इसका राइट आंसर बताओ, देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हो। मेरे भाई इसका राइट आंसर 150 मीटर हो जाएगा। 150 मीटर इज राइट आंसर। कुछ इस टाइप के प्रश्न भी आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है एक माइक्रो एम्पियर धारा बनने में आवश्यक इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक माइक्रो एम्पियर धारा बनने में आवश्यक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 6.25 गुणे 10 पर 12 घात, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना, एक माइक्रो एम्पियर धारा बनने में आवश्यक इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक माइक्रो एम्पियर धारा बनने में आवश्यक इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो 6.25 गुणे 10 पर 12 घात हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 10 ओम वाले एक तरह के 10 प्रतिरोध को पार्श्वबद्ध किया गया है, इनके समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हो। मेरे भाई जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो, 1 ओम बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मुझे पता है आप लोगों का हालत खराब हो रहा होगा, आप लोग बोलते हो ना थोड़ा हार्ड पेपर लाइए, थोड़ा हार्ड पेपर लाइए, कितना आसान पेपर ला देते हैं। तो लो ना मेरे भाई, कितना हार्ड पेपर चाहिए। अब इससे हार्ड तो नहीं पूछेगा, अगर इससे हार्ड पढ़ना चाहते हो तो फिर दूसरा तैयारी करो। इससे हार्ड पूछेगा ही नहीं, क्योंकि जो मैं पढ़ाया हूं वो मैं नहीं लेकर आया हूं, मैं सब का सब अलग लेकर आया हूं प्रश्न, ठीक है ना, ताकि आप लोग थोड़ा सा सोचो कि हाँ ऐसा प्रश्न भी पूछा जाएगा। बाकी जो भी मैं सिलेबस था वो पूरा पीडीएफ में दिया हूं, उसको पढ़ लेना, उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। जितने भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हो, डाल्टन बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है क्या किसी सरल लोलक को किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है तो उसका आवर्त काल क्या हो जाता है, मेरे भाई बढ़ेगा। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताओ। अब बहुत जल्द आप लोगों के सामने क्या आएगा, मैथ आएगा। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बैगनी रंग के लिए, ठीक है ना। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किसके लिए, तो बैगनी रंग के लिए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत मोटर में कैसी ऊर्जा का रूपांतर होगा, तो विद्युत मोटर में कैसी ऊर्जा का रूपांतर होगा, जल्दी से आप सभी साथी इसका राइट आंसर बताओ। जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखो मैं जैसा प्रश्न लाया हूं, अगर इन सब प्रश्नों में से आपका 35 प्रश्न अगर सही हो जाएगा तो मैं 100% लिख कर दे रहा हूं, कोई नहीं रोक सकता है, आपका पेपर निकलेगा, सिलेक्शन भी होगा अगर 35 प्रश्न सही करते हो तो। यहां पर आपका नेक्स्ट है कि एक तत्व के नाभिक में केवल एक ही प्रोटॉन होता है, वह तत्व है, तो मेरे भाई इसका राइट आंसर जल्दी से बता दो। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो, हाइड्रोजन बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त फिल्म में रहता है, तो AGBR, जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो, राइट बता रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न है, अब देखो, अब आपका मैथ का 13 प्रश्न मैं लिया हूं। जीके समाप्त हो गया, साइंस समाप्त हो गया, ठीक। अब मैथ को अच्छे से हल कर लेते हैं कम टाइम में, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है, ठीक है ना। तो कम टाइम में हम लोगों को पूरा अच्छे से सभी मैथ को हल कर लेना है। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, अरे तरीके, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 0.04 स्क्वायर कर लेना है, ये प्लस के बाद आपको क्या कर लेना है, 0.04
स्क्वायर कर लेना है, उसके बाद से फिर प्लस रहेगा, फिर ये आपका रहेगा। तो सीधा सीधा यहाँ पर है 0.4 स्क्वायर हो गया, फिर प्लस है कोष्टक में 0.04 स्क्वायर हो गया, फिर प्लस है एक कोष्टक में 0.004 स्क्वायर हो गया। तो ये आपका सवाल है और ऐसे प्रश्न नेवी में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो करना क्या है मेरे भाई, देखो अभी करना क्या है, इसको तोड़ लेना है। आपका 0 है तो 0 रहेगा ही रहेगा, और पॉइंट 4 का स्क्वायर करोगे आपका 16 हो जाएगा, फिर प्लस है प्लस है, फिर आपका क्या हो जाएगा 0 है 0 रहना, तो फिर पॉइंट 0 का आपका 2 0 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, फिर प्लस है प्लस है, फिर आपका 0 है पॉइंट 2 0 है तो 4 0 कर दो, उसके बाद से 4 है तो 4 को 4 चौको 16 कर दो, बस आप आपको जोड़ देना है। यहाँ पर 0.16 है तो 0.16 को लिख दो। अब इसके नीचे क्या करना है मेरे भाई, 2 0 है ना, तो 2 0 हो गया, और फिर यहाँ 16 है 16 हो गया, और इधर आपका 0 है 0 रहेगा। उसके बाद से फिर इसको भी क्या करना है, जोड़ लेना है मेरे भाई, 1 0 2 0 3 0 4 0, उसके बाद से 1 6। अब क्या करना है, बस जोड़ लेना है। 6 के ऊपर कुछ नहीं है 6 हो जाएगा, 1 के ऊपर कुछ नहीं है 1 हो जाएगा, 6 यहाँ पर है 6 रहेगा, 1 के नीचे कुछ नहीं है 1 रहेगा, यहाँ 6 रहेगा, फिर यहाँ 1 रहेगा, यहाँ दशमलव है दशमलव रहेगा, यहाँ 0 है 0 रहेगा। तो मेरे भाई 0.1616 कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो, राइट बता रहे हो। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है ना मेरे भाई। देखो आप लोग सोच रहे होंगे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बोल के कितना टाइम ले लेता हूँ। अभी बहुत फास्ट में क्लास कराता हूँ, कुछ लोग तो बहुत बहुत धीमा क्लास कराते हैं। चलो इसका राइट आंसर बताओ। ऐसे प्रश्न आपके नेवी के पेपर में पूछे जाते हैं। आर्मी का लेवल थोड़ा अलग होता है, नेवी का लेवल थोड़ा अलग होता है। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आप लोग क्या करोगे बताओ मेरे भाई, ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आप लोग क्या करोगे, कैसे करोगे, जल्दी से बताओ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम लोग को ये जो कोष्टक में है ना, इसको जोड़ लेना है। तो कोष्टक वाले को जोड़ना है मेरे भाई। मान लो यहाँ पर 2.7 है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, प्लस है यहाँ 2 पॉइंट अगर 5 करोगे तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 5 12 के 2, हासिल बच्चा 1 है, दशमलव है दशमलव लगा दो, 2 2 4 1 हासिल 5 है। मतलब ये पूरा जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5.2 आ रहा है। समझने का कोशिश करना आप लोग, ठीक है ना। जब ये पूरा जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5.2 आ रहा है, ठीक। 5 पॉइंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और यहाँ पर स्क्वायर है स्क्वायर कर दो, फिर माइनस है माइनस कर दो। अब इसको क्या करना है, घटा देना है। 7 में से 5 जाएगा क्या होगा, तो 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ दशमलव है दशमलव लगा दो, 2 में से 2 जाएगा आपका 0 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी आपका क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, मतलब 0.0 स्क्वायर आ रहा है। इतना तो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ तक तो किसी भाई को कोई शक नहीं हुआ होगा। अब देखो मैं आप लोगों को बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये सब सूत्र मैं आप लोगों को अच्छे से बताया था। तो देखो ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, ठीक है ना। ये आपका ए मान लो और ये बी मान लो। अब क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। मतलब एक कोष्टक ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो गया। मतलब एक कोष्टक में जोड़ देंगे, एक कोष्टक में घटा देंगे। मैं आपको बहुत अच्छे से बताया हूँ, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो अब क्या करना है, यहाँ पर ए स्क्वायर और माइनस क्या करना है, बी स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में हो जाएगा ए प्लस बी और एक कोष्टक में हो जाएगा ए माइनस बी। मेरे भाई यही ना सूत्र बन रहा है। इसको ए माने हैं पूरा को तो ए स्क्वायर हो गया, माइनस इसको बी माने हैं तो बी स्क्वायर हो गया है। अब करना क्या है मेरे भाई, बस इसी का मान ज्ञात करना है। इसको ए माने है ना, तो मेरे भाई ए के जगह पर क्या रखेंगे, 5.2, फिर यहाँ प्लस है प्लस रख दो, और बी के जगह पर क्या रखेंगे, 0.2 कोष्टक में इसको कर देंगे। उसके बाद से फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में आपका फिर ए आपका 5.2 और यहाँ पर माइनस है बी क्या हो जाएगा 0.2। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इतना तो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा मेरे भाई। अब क्या करना है, अब करना ये है कि मेरे भाई अब इसको जोड़ लो, 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट रहेगा ही रहेगा, और यहाँ 5 है तो यहाँ पर 5 रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद से कोष्टक तोड़ोगे तो यहाँ गुणा हो जाएगा। अब देखो अब 2 में से 2 जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ दशमलव है दशमलव रहेगा, और यहाँ 5 बचेगा। तो इसका तो कोई मान है नहीं, इसका तो कोई मान है नहीं। 0 के बाद उधर जैसे
देखो जब 2 में से 2 घटाओगे तो 0 बचेगा, फिर दशमलव आपका है 5 में से 0 जाएगा, ये आपका 5 ही रहेगा। अब क्या करना है मेरे भाई, बस इसका गुणा कर देना है। तो 5 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौको 20 के 0 हासिल बचा 2, फिर 5 5 पचे 25 और 2 हासिलवा 27 है। और यहाँ पर आपका दशमलव है तो दशमलव आप लगा दो, ठीक है ना। इधर आप 1 0 लगाओ, कितना 0 लगाओ कोई मतलब नहीं है। तो 27 इसका राइट आंसर आ रहा है। दशमलव के उधर 0 लगाओगे कोई मतलब नहीं रहेगा। इसका राइट आंसर जितने भी साथी 27 बता रहे हो, राइट बता रहे हो। तो ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आएगा जो कि पूछा जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बीच में आ सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ सकता है। जो लोग एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से मार्कोस 2.0 बैच लिए थे तो वो लोग बहुत अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। इसका राइट आंसर आप लोग बता दो। यहाँ पर बोल रहा है कि 6/5 है, फिर बोल रहा है कि तथा कितना बोल रहा है 8/25 बोल रहा है। बोल रहा है कि का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न है मेरे भाई, एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। एलसीएम का मतलब लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 6 और 8 का ऊपर वाले का एलसीएम जब निकालोगे तो ये 24 हो जाएगा। कैसे मुझे पता चला है, क्योंकि मेरे भाई 6 चौको 24, 8 तिरी के 24, 24 एक ऐसा संख्या है जो दोनों से कट जाएगा। तो ऊपर वाले का एलसीएम 24 हो गया और इसका जब एचसीएफ लोगे ना तो ये 5 हो जाएगा, 24/5 हो जाएगा। अब देखो इतना तो आपको समझ में आता ही होगा। जब इसका एलसीएम लोगे तो मेरे भाई पहले 2 से काटोगे, 2 तिहाई 6, फिर आप 2 चौको 8 ऐसे काटते जाओगे ना तो ये लास्ट में 24 आएगा। ये एलसीएम ले लेना। और ये एचसीएफ लेने का मतलब ये होता है नीचे वाले का एचसीएफ ले रहे हैं, मतलब 5 और 25 है। तो ये दोनों संख्या एक ही संख्या से कटना चाहिए, तभी एचसीएफ तब तक लेंगे जब तक एक संख्या से कटेगा। 5 का ना 5, 5 पचे 25, अब नहीं कट रहा है ना तो ये 5 एचसीएफ आ जाएगा। नीचे वाला एचसीएफ, ऊपर वाला एलसीएम। अगर बोलता कि इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते और नीचे वाले का एलसीएम, याद रखना। तो 24/5 कहां पर है, ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1 2 3 है, सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। मेरे भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पहले आप लोगों को मैं बताया हूं, ठीक है ना। चतुर्भुज के भी चारों कोणों का योग बताया हूं, त्रिभुज के भी तीनों कोणों का योग बताया हूं। तो आपका त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो जाएगा, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो जाएगा तो ये कितना होगा मेरे भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। मैं आपको बहुत अच्छे से बताया हूँ एप्लीकेशन में। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर बोला है तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर अनुपात में क्या दिया है, 1 दिया है, इसको भी जोड़ लो जो अनुपात में दिया है। 1 + 2 + 3 दिया है बराबर, इसके बराबर इन तीनों के योग कितना दिया है 180। आपको पता है ये दिया नहीं है 180, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अनुपात वाले को भी जोड़ लेंगे, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि तीनों कोणों का योग, बोल रहा है कि सबसे छोटे का मान, सबसे छोटा 1 है तो 1 का मान बस निकाल लेना है। अब इसको जोड़ देना है, 2 1 3 3 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसको काट दो, 6 3 18 हो गया और यहाँ 6 का नाम 6 आपका रहेगा ही रहेगा। तो 1 का मान क्या आ गया 30 डिग्री हो गया और सबसे छोटा जो कोण है 1 ही है। तो मेरे भाई 30 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बड़ा पूछता ना तो 30 का 3 में, मतलब 3 सबसे बड़ा है ना तो 3 में 30 का गुणा कर देते, बड़ा वाला आ जाता। आपका नेक्स्ट है कि एक वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3000 रुपया है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा प्रश्न है मेरे भाई। देखो वो वस्तु हम लोग को नहीं पता है, एक वस्तु पर 10% का छूट दिया जा रहा है। माना वह वस्तु क्या है मेरे भाई, माना वह वस्तु आपका कितना है, माना वह वस्तु आपका यक्स है, ठीक है ना, याद रखना। अब यक्स पर 10% का छूट देने के बाद 20% का लाभ हो रहा है तो यक्स का 20% हम लोग को निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, यक्स का 20%, यक्स का 120%, ठीक है ना, क्योंकि लाभ हो रहा है। जो आपका लाभ हो रहा है तो 120% आपका हो जाएगा। 120% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो यक्स मतलब यक्स तो आपका रहेगा ही रहेगा और का मतलब गुणा हो जाएगा 120 और प्रतिशत मतलब 100 हो जाएगा। अभी जो प्रश्न में बोला गया वही लिखा हूं। बोला एक वस्तु पर, वस्तु नहीं पता था तो वस्तु को यक्स मान लिया है। फिर बोला 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है, मतलब वस्तु को यक्स माने, यक्स पर 20% का लाभ हुआ है तो यक्स का 120% हम लिख दिया है, ठीक है ना। तो जब लाभ होता है, बोला यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3000 रुपया है, इसका अंकित मूल्य कितना है मेरे भाई 3000 रुपया है, ठीक है ना। जब अंकित मूल्य इसका 3000 रुपया है
यहाँ पर अंकित मूल्य आपका 3,000 रुपया है, तो यहाँ पर आपको 3,000 कर देना है। अब ये जो आपका 3,000 है, तो इस पर 10% का छूट दिया जा रहा है। तो 10% का छूट का मतलब 100 में से 10 घटाएंगे तो 90% बचेगा, ठीक है ना। और 90% को ऐसे लिख सकते हैं, बस आप इस प्रश्न को हल कर दो, इसमें बहुत ज्यादा कलाकारी करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब इस प्रश्न को हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। 100 से 100 कट गया और आपका क्या कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और मेरे भाई 3 तरीके आपका 9 हो गया और 3 चौको 12 हो गया। यहाँ पर x गुणे 4 बचा बराबर, यहाँ पर कितना बचा है, 3,000 गुणे आपका 3 बचा है। अब यहाँ x रहने तो गुणे 4 इधर गुणे में उधर जाएगा, बट्टे में हो जाएगा आपका 3,000 हो गया, गुणे 3 हो गया और फिर बट्टे में आपका 4 हो गया। तो x यहाँ पर रहने दो, अब 4 से काट दो तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 हो गया, 2 बचा इसको दे देगा, 4 पच्चे 20 हो गया, 750 हुआ, गुणे 3 हुआ। 3 का गुणा आप 0 में करोगे 0 होगा, 3 का गुणा 5 में करोगे 3 5 15, 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21, 1 सिलवा 22, तो 2250 रुपया x का मान आ रहा है। जितने भी साथी 2250 बता रहे हो, राइट बता रहे हो। प्रश्न को लिखने के लिए जान जाओगे तो प्रश्न को हल भी कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगा। और याद रखना आज 9 बजे आर्मी का क्लास चलेगा, सभी साथी आर्मी के क्लास में भी जरूर जुड़ना। आर्मी के क्लास में मैं 30 प्रश्न लेकर आऊंगा। कल नेटवर्क नहीं चला था इसलिए नहीं, कल लाइट नहीं आया था इसलिए क्लास नहीं हो पाया, अभी लाइट सही है। 3 संख्याएं 2 3 5 के अनुपात में आए, यदि उनके वर्गों का योग 950 है तो संख्याएं क्या है। 100% ऐसे पेपर में पूछेगा, ठीक है ना। आपका 3 संख्या है, पहला संख्या मैं पूरा तीनों संख्या लिखकर अच्छे से बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। ये रहा आपका पहला संख्या, ये रहा आपका दूसरा संख्या, ये रहा आपका तीसरा संख्या। पहला संख्या यहाँ 2 दिया है तो आप 2x मान लो, ठीक। उसके बाद से दूसरा संख्या 3 दिया है, 3x मान लो। फिर आपका यहाँ 5 दिया है तो 5x मान लो, ठीक है ना। अब बोला इनके वर्गों का योग है 950 है, मतलब इनके वर्ग कर दो, ठीक है ना। और वर्गों का योग बोल रहा है तो जोड़ दो, योग मतलब जोड़ होता है। तो वर्गों का योग मतलब इन तीनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया है, 950 दिया है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि तो संख्या क्या है, तीनों संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। करना क्या है मेरे भाई, देखो 2x स्क्वायर है, जब इसको तोड़ेगे यहाँ 4x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 3 तरीके 9x स्क्वायर हो जाएगा, 9x क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 5 पचे 25x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 950 हो जाएगा। आप लोग को उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कर देना कि हाँ मैथ अच्छे से समझ में आया है, नहीं तो फिर मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट ही लाऊंगा, क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम नहीं है इसलिए। तो मेरे भाई आगे और अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा। मुझे पता है कि आप लोगों को पता होगा कि 2x स्क्वायर है तो 2 का जब 2 को कोष्टक के बाहर निकालेंगे 2 का गुणा 2 में होगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ। 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा और x स्क्वायर है, x स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। अब करना क्या है, ये पूरा जोड़ लो, 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर 25x स्क्वायर, तो 4 और 9 कितना हो जाएगा, 9 4 13x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 13 और 25 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25 10 35 38x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38x स्क्वायर यहाँ पर हो गया। और बराबर में यहाँ 950 है तो 950 रहने दो, यहाँ क्या है 950 है तो 950 आप लोग रहने दो, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे भाई, 950 है, अब देखो x स्क्वायर यहाँ पर रहने दो, उसके बाद से आप 38 को उधर ले जाओगे तो ये बट्टे में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुड़े में है, यहाँ चर अचर है ना, तो ये गुड़ जब चर अचर के बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता है, गुड़े का चिन्ह रहता है। 38 उधर जाएगा, ये बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो करना क्या है मेरे भाई, 19 दूना 38 हो गया, ठीक है ना। और 19 पचे 95 हो गया, 19 पचे 95 हो गया। अब ऊपर आपका देखो 5 0 मतलब 50 बचा है और नीचे 2 बचा है, 2 से 50 को काट दो 25 बार में, 25 दूना 50 मतलब x स्क्वायर का मान आपका 25 आ गया। अब स्क्वायर हटाओगे तो x का मान ये करड़ी में आ जाएगा, जैसे ये स्क्वायर हटेगा तो ये करड़ी में आ जाएगा, और करड़ी से जब बाहर निकालेंगे तो x का मान 5 आ जाएगा। अब हम लोग का संख्या क्या था, एक संख्या 2x था, तो मेरे भाई एक संख्या 2x है तो x के जगह पर क्या रखेंगे, 5 रख देंगे, ठीक है ना। तो मेरे भाई 2x के जगह मतलब आपका देखो एक संख्या आपका 2 है और x का मान 5 आया है, तो 2 में 5 का गुणा कर दो, 5 दूना 10। एक संख्या 3 है तो 3 में 5 का गुणा कर दो, 5 3 15। एक संख्या 5 है, 5 में 5 का गुणा कर दो, 5 5 25।
ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन के हिसाब से चलना है, ये कट भी जाएगा लेकिन 10, 15, 25 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो, राइट बता रहे हो। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से बताओ, इजी सा प्रश्न है, बस प्रश्न देखने में बड़ा लग रहा है और जो देखने में बड़ा लगता है तो वो बड़ा होता नहीं है। जितने लोग नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो, जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताओ। मेरे भाई बोल रहा है, दो व्यक्ति 1600 मीटर लंबे पुल के विपरीत किनारे पर खड़े हैं। यदि वे क्रमशः 12 मीटर प्रति सेकंड तथा 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करें तो आपस में मिलने में कितना समय लेंगे। समय पूछ रहा है लास्ट में, ठीक है ना। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। ये तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। अब मेरे भाई यहाँ पर दूरी कितना दिया है, 1600 मीटर का दूरी दिया है। तो दूरी आप लोग लिख दो, आपको दूरी पता चल गया कि मेरे भाई दूरी कितना है, 1600 मीटर का दूरी है। अब चाल, एक बार आपका 12 मीटर प्रति सेकंड दिया है और दूसरा आपका 4 मीटर प्रति सेकंड दिया है। तो सापेक्ष चाल आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, सापेक्ष चाल निकालने के लिए बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बताया हूं। जो आपका 12 मीटर प्रति सेकंड है ये रहेगा और प्लस 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा। तो 12 4 कितना हो जाएगा, 16 मीटर प्रति सेकंड आपका सापेक्ष चाल आ रहा है पूरा। अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि समय ज्ञात करना है। समय बराबर क्या होता है, मतलब टी ज्ञात करना है। टी मतलब टाइम हो गया, मैं यहाँ पर समय लिख दिया हूँ, समझ जाना, टी है, समय है, ठीक है ना। आपका दूरी कितना है, दूरी 1600 मीटर है, 1600 आप क्या हो गया। चाल कितना है, तो चाल आपका पूरा आया है 16 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ 16 मीटर प्रति सेकंड आ गया, 16 से 16 एक बार में कट गया। तो टाइम कितना आ गया मेरे भाई, 100 सेकंड आ गया। कितना आ गया, टाइम आपका 100 सेकंड आ गया। जितने लोग ऑप्शन सी बता रहे हो, राइट बता रहे हो, कोई शक वाली बात नहीं है। जितने भी एनडीसी के स्टूडेंट है ना, तो उनका तो एकदम बिल्कुल भी गलती नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से मैं क्लास को कराया हूँ। टी आर्मी का भर्ती आपका मई में, इसी मई से 25 मई के बाद से भर्ती का प्रक्रिया चालू हो जाएगा 100%, ठीक है ना। और टीए के लिए मैं एक बैच लाऊंगा, बहुत स्पेशल बैच लाऊंगा और वहाँ से बहुत लोगों को हेल्प मिलेगा, बहुत लोगों को हेल्प मिलेगा। क्योंकि मैं जो जिस टाइप का क्लास कराया था ना, तो उस टाइप का पूरा प्रश्न आपका टीए में पूछा था। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहना, ठीक है ना। सबसे कम प्राइस में मैं बैच दूंगा और पूरा अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा। नेक्स्ट है, कितने वर्षों में 8500 रुपये की राशि 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 10,200 रुपया हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी साथी जल्दी से बता दो। हेलो, हाँ 15 मिनट। चलो इसका राइट आंसर आप लोग बताओ। कितने वर्षों में 8500 रुपये की राशि 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर यहाँ पर बोला 10,200 रुपया हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर बोला है कितने वर्षों में, वर्ष पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वर्ष पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, वर्ष पूछ रहा है। तो मेरे भाई करना क्या है, वर्ष पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, ठीक है ना। समय यहाँ पर पूछ रहा है, चलो समय पूछ रहा है तो हम लोग समय को ज्ञात कर लेंगे। बोला है 8500 रुपये की राशि है। राशि कितना है, जितना राशि रहता है उसे मूलधन मानते हैं। क्या मानते हैं, मूलधन मानते हैं। तो मूलधन कितना दिया है बताओ जल्दी से मेरे भाई। मूलधन आपका 8500 रुपया दिया है, यहाँ पर मैं 8500 लिख दे रहा हूँ। फिर बोला है 10% वार्षिक दर से, आपका दर कितना दिया है, तो दर आपका 10% दिया है। फिर बोला है साधारण ब्याज पर 10,200 रुपया हो जा रहा है। ये 10,200 क्या है, ये आपका मिश्र धन हो जा रहा है। देखो मैं यहाँ से डायरेक्ट बता दे रहा हूं, समझ जाना। पहले 8,500 रुपया था, फिर बोला है 10% वार्षिक दर से कितने वर्ष में 10,200 हो जा रहा है। तो मेरे भाई 8,500 से कितना बढ़ा है, तो 10,200 रुपया हो गया। ये तो आपका पूरा मिश्र धन है, लेकिन 8,500 मूलधन है। अब जितना बढ़ा होगा वो ब्याज मिल जाएगा, तो ब्याज हमको यहाँ पर ज्ञात कर लेना है, फिर आसानी से हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। तो 8,500 में कितना बढ़ा है कि 10,200 रुपया हो गया है। मेरे भाई कितना बढ़ा है, देखो आपका 8,500 है ना, तो इसमें से घटा दोगे तो आ जाएगा मेरे भाई आपका 1,500 रुपया। अगर इसमें और लगा दोगे तो वो आपका 10,000 हो जाएगा और 1700 आपका रुपया बढ़ा है। तो 1700 रुपया आपका क्या हो गया, ये आपका साधारण ब्याज हो गया, मतलब एसआई हो गया। आप लोग देख लेना, निकाल लेना। जब मेरे भाई जैसे 8500 में जब 1700 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 10,200 रुपया हो जाएगा। तो ब्याज भी आपका पता चल गया। अब समय पूछ रहा है ना, तो समय निकालने के लिए बस सीधा सा एक ही सूत्र लगाओ साधारण ब्याज में। मैं तो आप लोगों को बोला हूँ कि एसआई बराबर पीआरटी बट्टा 100, अच्छे से समझना, ठीक है ना। एसआई बराबर पीआरटी बट्टा 100।
इसका मतलब क्या हुआ, एसआई का मतलब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना है 1700 है, 1700 हो गया, बराबर पी का मतलब मूलधन, मूलधन आपका क्या हो गया, पी मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन 8500 है, 8500 हो गया, गुड़े आर मतलब दर हो गया 10%, गुड़े टी निकालना है, समय नहीं पता है, टी रहने दो, फिर आपका 100 है तो 100 रहने दो। अब मेरे भाई क्या करना है, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया और 17 से आपका 17 पचे 85 हो गया, 5 बार में कट गया, ठीक है ना। उसके बाद से आपका क्या हो गया, उसके बाद से यहाँ पर क्या हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और यहाँ पर 17 का नाम 17 बचा हुआ है, तो 5 दूना 10 हो गया, तो टी बराबर 2 वर्ष आ गया। जितने भी साथी 2 वर्ष बता रहे हो, राइट बता रहे हो, प्रश्न को अच्छे से समझोगे, कुछ नहीं है मेरे भाई, आसान सा प्रश्न है। चलो इसका राइट आंसर बता दो, साइन 30 डिग्री, काश 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास लाऊंगा, तो ये यहाँ से 100% पूछा जाता है, बस मान वाला, जैसे कैसे याद करना है उसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास लाऊंगा, जल्द ही लाऊंगा, ठीक है ना। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है ना। फिर इनके बीच में गुड़े का चिन्ह छिपा है। अब काश 30 डिग्री का मान भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जब तक पता नहीं रहेगा मान तब तक निकल नहीं पाएगा। तो ये आपका करड़ी में 3/2 होता है, ठीक है ना, करड़ी में 3/2 होता है काश 30 डिग्री का मान। अब tan 30 डिग्री का मान भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो tan 30 डिग्री का मान 1/करड़ी में 3 होता है, क्या होता है 1/करड़ी में 3 होता है, बस इसी को हल कर देना है। जब मान पता रहेगा तो आसानी से हो जाएगा, मान नहीं पता रहेगा तो किसी कीमत पर नहीं होगा। करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट गया, ऊपर आपका 1 बचा, 1 का गुड़ा 1 में करोगे 1 ही होगा, नीचे 2 गुड़े 2 बचा है, 2 का गुड़ा 2 में करोगे 2 दूना 4 हो जाएगा। 1/4 जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 3 क्रमागत विषय पूर्णांकों में से पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुना से 3 अधिक है, तीसरे पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग बताते हो, देखते हैं कितने साथी बताते हो मेरे भाई। 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से सबसे पहले 3 क्रमागत विषम संख्या बोला है ना, तो देखो करना क्या है, सबसे पहले विषम संख्या मान लेना है आप लोगों को, यक्स है, ठीक है ना, यक्स मान लेना है। सबसे पहले आपका क्या है, यहाँ 3 क्रमागत विषम संख्या मानना है, तो आपका सबसे पहले आपका यक्स मान लेना है। जब पहला यक्स रहेगा तो दूसरा यक्स प्लस 2 मान लो, अगर मान लो यक्स का मान 1 है तो यक्स प्लस 2 का मान 2 1 3 हो जाएगा, और आपका ये क्या हो जाएगा, यक्स प्लस क्या हो जाएगा 4 मान लो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को मान लेना है। अब क्या करना है, मैं 4 क्यों माना हूं, 2 क्यों माना हूं, क्योंकि x 1 माने है, x का मान 1 है, तो 2 1 3 हो जाएगा, 4 1 5, मतलब विषम संख्या बोला था, तो 1 3 5 ये विषम संख्या आपका पूरा हो गया। अब बोल रहा है कि पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है। 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुना से 3 अधिक है, ये बोल रहा है, ठीक है ना। तो प्रश्न को समझना है मेरे भाई, क्या बोला है, पहले का 3 गुना, ये जो यक्स है इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 यक्स हो जाएगा। पहले का 3 गुना बोला है तो ये 3 यक्स हो जाएगा। फिर बोल रहा है पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुना से 3 अधिक है, ये कितना अधिक है, तीसरे के 2 गुना से कितना अधिक है मेरे भाई, यहाँ बराबर कर लेना है, क्योंकि ये अभी इसका मान दे रहा है ना, पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तो मेरे भाई तीसरे के 2 गुना से आपका तीसरा कितना दिया है, x प्लस 4 दिया है, तो इसका मतलब आपका 2 गुना से ये क्या बोल रहा है, 3 अधिक है, ठीक है ना। 2 गुना से क्या बोल रहा है कि 3 अधिक है, 3 अधिक है। देखो ये बोला था कि जो आपका पहला मान है, बोल रहा था कि पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना, मतलब पहले का 3 गुना बोला है कि तीसरे, जैसे बोला है पहले के 3 गुना तीसरे के 2 गुना से, तीसरे के तीसरा क्या था, x प्लस 4 था, तो इसका 2 गुना हम 2 कर दिया है, 3 अधिक था तो 3 हम क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है, ठीक है ना। फिर आपका क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए, बस इसी को आप लोग को हल कर देना है। तो करना क्या है मेरे भाई, 3x जब लिखना जान जाओगे तो हल हो जाएगा। उसके बाद से 2 का गुड़ा x में करोगे 2x हो जाएगा, फिर प्लस 2 का गुड़ा 4 में करोगे 2 चौको 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस 3 है तो 3 रहेगा ही रहेगा। अब 3x यहाँ पर है, 2x को इधर लाओगे माइनस 2x हो जाएगा बराबर 8, और 8 और 3 कितना हो जाएगा,
मेरे भाई 8 और 3 कितना हो जाएगा, तो 11 यहाँ हो जाएगा। 3 यक्स में से 2 यक्स जाएगा, 1 यक्स बचेगा, यक्स का मान आपका 11 आ गया। तो ये आपका 11 इज राइट आंसर। जितने भी साथी 11 बता रहे हो, राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताओ। मेरे भाई ये इस तरह से है, ठीक है ना। आपका 82 दिया है प्लस 28 दिया है और स्क्वायर दिया है, फिर माइनस है आपका 82 दिया है। और ऐसा प्रश्न मैं एप्लीकेशन में करवाया हूँ, ठीक है ना। अगर आपको पता रहेगा तो कर दोगे, अगर नहीं पता रहेगा तो फिर नहीं हो पाएगा। 82 गुणे 28 हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी अंक रह सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना है, इसको आप लोगों को ए मान लेना है, इसको आप लोगों को बी मान लेना है। तो ये भी आपका ए और ये भी आपका बी हो जाएगा। बस अब आपको हल कर देना है, ठीक है ना। अब आप लोगों को हल कर देना है। अब क्या करना है, आप लोगों को हल कर देना है। आपका ये ए पूरा का पूरा ए माने है, तो ए स्क्वायर यहाँ पर हो गया। उसके बाद से माइनस यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ बी मानना है इसको, ठीक है ना। ये बी मानना है, क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर हो गया और क्या हो गया, माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बताया हूँ, जल्दी से बताओ। नहीं, इसको ए प्लस बी इसको मानना है, ठीक है ना। इसको आपको ए मानना है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा कट करता हूं, तब तक आप लोग हल करो। जितने लोगों को पता है, जितने लोगों को पता है हल करो। इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, ठीक है ना। इसको भी ए मानना है, इसको बी मानना है। तो मेरे भाई ऊपर क्या हो जाएगा, ए इसको पूरा माने हैं तो ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका माइनस है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और बट्टे में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ए बी है तो बट्टे में ए बी रहेगा। बस इसी को अब तोड़ देना है, ठीक है ना। इसी को क्या करना है, तोड़ देना है। सूत्र को तोड़ोगे तो फिर आसानी से ये आपका प्रश्न हल हो जाएगा। मेरे भाई सबसे पहले तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़ना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देना है, फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर को तोड़ देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आपका हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, प्लस 2ab हो जाएगा। क्या पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो जान जाना कि इसको बस मैं तोड़ा हूं, ठीक है ना। उसके बाद से फिर आपका यहाँ पर नीचे आपका क्या है, आपका ए बी है तो आपका ए बी रहेगा ही रहेगा। अब बस देखो, यहाँ ए स्क्वायर है प्लस में, यहाँ ए स्क्वायर है माइनस में, यहाँ बी स्क्वायर है प्लस में, यहाँ बी स्क्वायर है माइनस में, ठीक है ना। उसके बाद से फिर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ प्लस में 2ab है, यहाँ भी प्लस में 2ab है तो 4ab हो जाएगा, ठीक है ना। 2ab कितना हो जाएगा, प्लस 4ab हो जाएगा। और यहाँ नीचे ए बी है तो ए बी रहेगा, ए बी से ए बी कट जाएगा तो 4 आपका आंसर बचेगा, ठीक है ना। 4 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर कोई भी अंक रहे इस तरह से मानकर लगाना है। धीरे धीरे जब ज्यादा प्रश्न प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसके बाद से एक प्रश्न और बचा है। बोल रहा है इसमें से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। यहाँ पर 5/7 दिया है तो मेरे भाई करना क्या है, इसका भाग दे दो, ठीक है ना। 7 का जब 5 में भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, दशमलव लगा के 0 बढ़ाना है। 7 सत्ते 49 हो जाएगा, फिर 7 का नाम 7 हो जाएगा। उसके बाद से 3 बचेगा, 7 चौको 28 हो जाएगा। तो इसका मान आपका क्या आ रहा है, जब भाग दे रहे हैं 5 में तो देखो दशमलव लगाकर 0 में बढ़ाकर डायरेक्ट भाग दे रहा हूं, ठीक है ना। तो ये आपका 7 1 4 आ रहा है। इतना तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद से इसका भी आप भाग दे दो। यहाँ 2/3 दिया है ना, तो 3 का भाग यहाँ पर क्या करना है, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे 3 छक्के 18 हो जाएगा, फिर 3 छक्के 18 3 छक्के 18, इसका मान आ गया आपका 3/4 है। तो मेरे भाई 4 का जब यहाँ पर क्या करना है, दशमलव लगाना है और 4 छक्के 24 4 सत्ते 28 हो जाएगा, ठीक। और 4 5 20 फिर आपका हो गया। उसके बाद से 3/5 है ना, तो 3/5 यहाँ पर भी भाग दे देना है। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा तो 5 छक्के 30 हो जाएगा। तो देखो बोला था कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है ये आप लोग बताओ मेरे भाई। इसमें से सबसे बड़ा कौन सा आपको दिख रहा है, ये आप लोग कमेंट करके बताओ। ये आपका जितने भी साथी 7 5 बता रहे हो, 3/4 बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है और ये आपका सबसे बड़ा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट है और लास्ट है, रौनक और अभय की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 4:3 और 4:3 है। 6 वर्ष बाद रौनक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो अभय की आयु ज्ञात कीजिए। जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ मेरे भाई। देखो हम लोगों को मान लेना है कि माना रौनक की आयु कितना है, माना रौनक की आयु, मैं यहाँ पर आर लिख दे रहा हूँ, रौनक का आयु 4 अक्ष है, ठीक है ना।
रौनक का आयु कितना है, 4 वर्ष है। तो मेरे भाई अभय का आयु कितना हो जाएगा, जब रौनक का आयु 4 वर्ष है तो अभय का आयु कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3x है, 3 है ना, तो 3x हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद रौनक की आयु 26 वर्ष हो जाता है। 6 वर्ष बाद रौनक की आयु कितना हो जाता है, 26 वर्ष हो जाता है। याद रखना आप सभी साथी, प्रश्नानुसार जो आपका प्रश्न में दिया है, ये तो हम लोग माने हैं, ठीक है ना। प्रश्नानुसार देखो, आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। यहाँ पर बोला गया था कि रौनक और अभय की आयु का अनुपात 4:3 है, तो 4:3 यहाँ पर जो दिया था तो हम लोग 4x से 3x मान लिए। अब प्रश्नानुसार बोल रहा है कि रौनक का आयु 6 वर्ष बाद 26 वर्ष हो जाता है, तो रौनक का वर्तमान आयु 4x है और 6 वर्ष बाद मतलब 6 इसमें जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो पूछ रहा है अभय का आयु बताओ, तो इसी को हल कर लेना है। 4x है यहाँ पर रहने दो, प्लस 6x को बराबर के उधर ले जाओगे तो मेरे भाई यहाँ पर 26 माइनस 6 हो जाएगा। अब 4x यहाँ पर रहने दो, 26 में से 6 जाएगा, 20 बचेगा। अब 4 से 20 काट दो, 4 5 20, x का मान आपका 5 आ गया, ठीक है ना। अब अभय का मान 3x है, तो x का मान 5 आया, 3 5 15 वर्ष हो जाएगा। जितने भी साथी 15 वर्ष बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, कोई शक वाली बात नहीं है। अभी आपका पूरा का पूरा 50 प्रश्न समाप्त हो गया है। इन 50 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। और मैं आप लोगों को बार बार एक बात बोलते आया हूं कि जितने भी साथी अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो, अगर आप कहीं से कोई बैच लेकर पढ़ाई नहीं किए हो तो गलती तो आप किए ही हो। अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आपको करना क्या है मेरे भाई, प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है, फिर पेड कोर्स में जाना है। और जैसे ही पेड कोर्स में जाओगे तो वहाँ पर आपको नेवी एमआर का एक ई बुक मिलेगा। इस ई बुक का प्राइस भी सिर्फ 89 रुपया है। और जितना भी जीके में जो भी आपका ऑफिशियल सिलेबस है, जीके के प्रत्येक चैप्टर को इस ई बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। और साइंस के भी प्रत्येक चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वे सभी प्रश्न इस ई बुक में दिया गया है। और इतना ही नहीं, प्रीवियस ईयर के पेपर में नेवी एमआर के पेपर में जो प्रश्न पूछे गए ना जिस चैप्टर से, तो वो भी इस ई बुक में देखने को मिल जाएगा। आपको ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से इस ई बुक को अभी ले लेना है, इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकलवा के 10-12 दिन का जो भी टाइम बचा है तो उतने दिन में आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। आप देखना आपका जीके और साइंस में अच्छा स्कोर होगा। तो आप लोग देख लेना, काफ़ी सारे दोस्त एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से ये नेवी एमआर का ई बुक लेकर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप कहीं से कोई बैच लेकर पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छी बात है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। हमारे तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।